हेलो फ्रेंड्स, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक यूनिट टेस्ट पेपर है फिजिक्स का, साइंस सिस्टम, और ये इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव है 1 to 9 क्वेश्चन, तो मैं इसको सोल्व करूंगा। उसके बाद पार्ट बी है कुछ स्मॉल टाइप, और फिर सेक्शन सी है। तो इसके आगे के 2 वीडियो और बनेंगे, उसमें मैं इनको सोल्व करूँगा। तो आज के इस वीडियो में आपको 1 से 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैं सोल्व करूँगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और काफ़ी आपको इसमें समझ में आएगा, काफ़ी लाभ होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पैटर्न का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि एसटीडी फ्लो, करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा। विच ऑफ दिस क्वान्टिटीज इज कॉन्स्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो देखिए, आपको जो सबसे पहला है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारे पास करंट। तो करंट का क्या होता है फार्मूला? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है, मतलब चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम में। तो अगर इस फार्मूला पे या करंट के इस डिफिनीशन पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका आप सीधा आंसर बोल दीजिए ए, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही है। चलिए, अब इसके बाद बी ऑप्शन पे भी आते हैं। करंट डेंसिटी, उसको बोलते हैं जे। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। तो ये तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी जो है वेरी करेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक फार्मूला हो तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, या ई इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा, और जे इज इक्वल टू कितना होगा? आई अपॉन ए। तो यहाँ से देखिए, फिर करंट जो है एरिया के साथ वेरी करने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रॉन्ग ऑप्शन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद कीजिए, या आई इज इक्वल टू ए वी डी एन ई। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये करंट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो ये भी रॉन्ग आंसर। तो इसलिए इसका पहला आंसर जो है करंट, ये राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है 2 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ। 2 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम लेंथ। ठीक है, सेम मटेरियल बोलने का मतलब आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है फॉर्मूला। तो रो हो गया कांस्टेंट, हैड सेम लेंथ, तो लेंथ हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में नहीं बताया। कंडक्टर ए इज ए सॉलिड वायर ऑफ 1 mm डाया। तो पहले का डाया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। कंडक्टर बी है जो हॉलो ट्यूब। हॉलो ट्यूब मतलब इस तरह का एक ट्यूब होगा हॉलो, पूरे में मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ एक बड़ा रेडियस और एक छोटा रेडियस, इनके बीच के जो पोर्शन है इसमें मटेरियल होगा। ट्यूब हॉलो, आउटर डायमीटर दिया हुआ है 2 mm और इनर डायमीटर 1 mm। द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस आर ए एंड आर बी। तो क्लियरली आपको यहाँ से विजिबल है कि जो रेसिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का है। तो आर ए अपॉन आर बी जब करेंगे तो इन्वर्सली होने के कारण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले बी का आएगा, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का आएगा। तो आइए इसको यहाँ पे हमने सोल्व किया। आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का। तो आर ए इजकल टू आर बी करेंगे, तो पहले बी का एरिया फिर ए का एरिया। बी का एरिया हॉलो ट्यूब के कारण कितना हो जाएगा? पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ये हो गया हॉलो ट्यूब का ये वाला पोर्शन का एरिया, और पाई 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 ये हो जाएगा 3/1। तो 3:1 इसको, इसका आंसर हो जाएगा 3:1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रेसिस्टेंस आर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज। स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस एस टू बी 100 ओम। ही फाइंड्स द नल पॉइंट L1 इक्वल टू 2.9 cm. ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बे। एक्यूरेसी किसके लिए? रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अगर आपने मीटर ब्रिज का फिगर जानते होंगे, तो मीटर ब्रिज का कुछ इस तरह का होता है फिगर यहाँ पे। ठीक है, ये रेसिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, और ये शंट रेसिस्टेंस हो गया,
ये गैल्वेनोमीटर्स हो गया, और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया। तो इसमें दिया हुआ है L1, ठीक है, और शंट रेसिस्टेंस 100 के लिए। तो आपको इसका जो ये बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज पे काम करता है, मतलब R/S इक्वल टू L1/100 - L1, जहाँ पे 100 क्या है, सेंटीमीटर में है। मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला चलता है कि रेसिस्टेंस अपॉन शंट रेसिस्टेंस और L1 जहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला बाई जो बचा हुआ लेंथ है, ये है। तो इस फार्मूला को आप लगाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है L1 2.9 cm। तो L1 जब 2.9 cm यूज करेंगे तो 2.9 से यूज करेंगे तो यहाँ पे R का वैल्यू आपको जो है लगभग मिलेगा 2.986, जो 3 ओम के बराबर है। अब देखिए इसमें खास बात, अगर R को एक्यूरेट मेजर करना है, यू हैव टू मेजर R इन एक्यूरेट, तो S क्या होना चाहिए, R के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। तो हमें पता चल गया R कितना है, 3 ओम। इसका मतलब S का वैल्यू अगर 3 ओम के आसपास है तो ये सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली। ये रॉन्ग आंसर। ही शुड चेंज शंट रेसिस्टेंस 1000 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, ये और गलत। ही शुड चेंज S to be 3 ohm and repeat the experiment, that is the right option. He should give up hope of a more accurate measurement with a meter bridge, ये तो गलत ऑप्शन, ये तो ऐसे ही गलत हो। तो ये एक्यूरेट R मेजर करने के लिए S जो है R के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला देखिए, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ और रो इक्वल टू R इक्वल टू, हम लिखते हैं ना R इज इक्वल टू ρL/A। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, रो का वैल्यू रख देंगे RA/L, RA/L जब यहाँ पे रखेंगे तो अपने आप ये जो है चेंज होगा L/RA से। अब देखिए L का जो डायमेंशन आपको पता है मीटर में हो जाएगा L, एरिया का L²। रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू V/I होता है ओम्स लॉ से। यहाँ से आप पोटेंशियल को फिर क्या बोलते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन, वही पोटेंशियल होता है। तो अब V को चेंज कर लेंगे किस रूप में, W/Q में, तो R आ जाएगा W/QI में। अब यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू पता है, देखिए Q होता है IT, तो ये I² हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पता है, W होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F/L लिख देंगे, और I², तो ये तो एम्पियर A का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पता है। F का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन से करेंगे तो mL/T-2L, ये इसका वैल्यू हो गया। तो जब इन सब को लिख लेंगे तब देखिए आपके पास जो है R का एक डायमेंशन बनेगा। मास के लिए M, L और L² हो गया, और T-2 और एक T यहाँ पे है तो हो जाएगा T-3, और करंट के लिए एम्पियर का स्क्वायर। तो ये हो गया R का वैल्यू। अब हमें सिग्मा का वैल्यू में सिर्फ R का वैल्यू पता नहीं था, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाए L और L² इसमें ऐड कर देंगे, L/L², ठीक है। इसमें L/L² ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक L लिखेंगे और नीचे में L², और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। R को यहाँ पे रख के तो L I² M L² T-3L², फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे M-1 L-3 T3 और A² M-1 L-3 M-1 L-3 TQ/A²। तो B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 cm length of wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point is shift to 3 cm, what is the EMF of the second cell? तो अगर याद होगा तो इसका जो फार्मूला है वो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं कि J1/J2 L1/L2।
L1 वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको पहला बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज मिला या नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, और दूसरा नो डिफ्लेक्शन पॉइंट 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ में पहला L1, फिर दूसरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L2। तो ये होता है। ये डायरेक्टली फार्मूला याद रखिएगा कि EMF कंपेयर करते हैं तो उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं Xi1 अपन Xi2 बाई L1 अपन L2। तो यहाँ से Xi2 को वैल्यू निकालेंगे तो Xi1 L1 L2 बाई L1। तो Xi1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.25 और L2 कितना है 63, सेकेंड डिफ्लेक्शन पॉइंट का जो मिला L1 35। इसको सोल्व करेंगे तो 2.25 वोल्ट हो जाएगा, 2.25 वोल्ट। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर टू सस्पेंड इट इन मिड एयर बाई यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये स्ट्रेट वायर ऑफ मास इतना, लेंथ इतना, कैरीज ए करंट, इस तरह का एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, और इसका 1.5 मीटर लेंथ दिया हुआ है, 1.5 मीटर करंट का वैल्यू दिया हुआ है। टू सस्पेंड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो अच्छा ये इसका अपना बेटा डाउनवर्ड में काम करेगा mg, तो जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा अपवर्ड में F मैग्नेटिक, और F मैग्नेटिक को पता है आपको क्या होता है फार्मूला, F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो F यहाँ पे क्या हो जाएगा mg, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, और डी एल लेंथ कितना 1.5 मीटर और 90 डिग्री पे ही लगेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सीधा sin 91 होता है। तो 1.5 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ये वैल्यू रख के हम इसको सोल्व करेंगे तो बी फील्ड आ जाएगा mg अपॉन आई इंटू 1.5, और इन सब को सोल्व करेंगे थोड़ा तो m का वैल्यू 200 ग्राम और g का वैल्यू 9.8 और i का वैल्यू ये 200 ग्राम था तो 1000 से डिवाइड करके kg में बना दिया, i का वैल्यू 2 और ये 1.5 था उसका मीटर लेंथ, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन थोड़ा इजी करने के लिए अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेट जो आएगा वो 6.532 और अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 0.65t। तो आपको समझ में आया होगा ये जो हमने आपको बताया 0.65t यानी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक बार डिफाइन करते हैं टॉर्क के रूप में, टाउ इक्वल टू m क्रॉस p, और यहाँ से m इक्वल टू टाउ अपन b लिख सकते हैं। और टॉर्क का क्या होता है यूनिट, तो टाउ इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स मिलकर क्या बनता है वर्क डन, तो इसका मतलब जूल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला t-1 से, तो J-1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, J-1 यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट जूल पर टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट 20 cm फ्रॉम द वायर। तो इस तरह से है कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट एट 20 cm, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। वायर का लेंथ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वायर क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए अगर फाइनाइट लेंथ का रहता है उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो जब फाइनाइट लेंथ का होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कुछ एंगल बनाता है उस पॉइंट के साथ में θ1, और ये वाला एंड पॉइंट बनाता है θ2, और तब इसके लिए जो फार्मूला है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वो आपको याद रखना है, मैं किसी लेसन में इसको प्रूफ भी करूँगा। तो b इक्वल टू μ0 बाई 4 i अपॉन d cos θ1 माइनस cos θ2, ये है cos θ1 और ये है cos θ2, ये फार्मूला। लेकिन जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो cos 0 1 और cos 180 -1। तो इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे 1 और -1 तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 2,
तो म्यू नॉट आई बाई 4πd और 2i ये बन जाएगा। अब म्यू नॉट बाई 4π का वैल्यू था 10⁻⁷ और करंट ये 2 हो गया। करंट का वैल्यू 35 एम्पियर और ये 20 सेंटीमीटर है, 10⁻² कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 35 × 10⁻⁶, 35 × 10⁻⁶। देखिए ये तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट ऑप्शन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। लास्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल होगा इज। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम से। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NEh/4πm और एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा तो आपको आएगा E/2m। तो E का वैल्यू चूंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से है तो ये होता है नेगेटिव। तो ये पूरा रेशियो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पूरा रेशियो कांस्टेंट तो है लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट। तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा ये क्या मिलेगा, नेगेटिव। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आपको हमारा ये लेसन, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और बाकी के पोर्शन करने के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।